So far, everything we have done in electrostatics has been based on Coulomb's law, which gives the electric force between point charges. Starting with Coulomb's law, which is essentially a mathematical representation of an experimental observation, we define that electric field of a point charge is equal to E is equal to F upon Q naught. ये हमने अब तक कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा। Gauss's law provided us with another way to calculate electric field. यानी कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे थे कूलम्स लॉ की हेल्प से, अब हम मालूम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही गॉसेस लॉ से। It is equivalent to Coulomb's law for point charges, which means that everything we have done so far using Coulomb's law could also be done if we had started with Gauss's law. यानी कि हमने अभी तक जो भी Coulomb's law से किया था वो अब Gauss's law से भी कर सकते हैं। बट सवाल उठता है वो ये है कि वाई डू वी नीड Gauss's law if Coulomb's law is sufficient to calculate electric field for any static arrangement of charges. तो पहला या एक आंसर तो इसका यह बनता है कि Gauss's law offer a much simpler way to calculate electric field in situation with high degree of symmetry, such as spherical charges distribution. Another answer is that by writing Gauss's law rather than Coulomb's law as the fundamental law of electrostatic, we can develop a system of equations for all electromagnetic phenomena that illustrate more clearly the relationship between electric and magnetic field. Means Gauss's law को यूज करते हुए एज अ फंडामेंटल लॉ बजाय कूलम्स लॉ को यूज करें, हम Gauss's लॉ को एज अ फंडामेंटल लॉ को यूज करते हुए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डेवलप करेंगे जो कि ज्यादा क्लियरिटी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेशनशिप को शो करेंगी, जो कि हम देखेंगे भी मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से। ये तो होगा दो रीजन। एक और रीजन है is that Gauss's law is valid in the case of rapidly moving charges, but Coulomb's law can be used only for charges that are at rest or moving very slowly. तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो यहां पे आ गया कि Coulomb's लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्टैटिक चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस जो रेस्ट में, या वो चार्जेस जो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, जबकि Gauss's लॉ आपके स्टैटिक पे और हाई स्पीड से मूविंग करने वाले चार्जेस दोनों के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So for this reason, Gauss's law is considered to be more fundamental than Coulomb's law and is included as one of the four basic equation of electromagnetism, जिन्हें हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि हम आगे आके टॉपिक्स में जाके डिस्कस करेंगे। बट
Before we introduce Gauss's law, we first need to define and discuss a new quantity, the flux of the electric field. तो गॉसेस लॉ से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को स्टडी करना है. The flux is a mathematical property of any field represented by a vector that is determined by the surface integral of the field vector over a particular area. तो हमारा गॉसेस लॉ से पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो how can you measure the charge inside a box without opening it? तो एक बिल्कुल एक लेमैन सा सवाल है कि एक बॉक्स है, आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, और उसको विदाउट ओपनिंग, उसको खोले बगैर. तो हमारे पास हम कहते हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर अननोन अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है. तो इस चार्ज को मालूम करने के लिए एक मेथड तो यह है कि आप उसके अंदर क्या रखते हैं, इसके बाहर टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो टेस्ट चार्ज इस चार्ज की इंटेंसिटी को फील करता है और उसकी मदद से आप कैलकुलेट कर लेते हैं फील्ड की वैल्यू. Gaussian surface is an hypothetical closed surface enclosing the charge distribution. हम गॉसियन सरफेस हम कहते हैं, हाइपोथेटिकल मतलब है कि इमेजरी शेप या एक इमेजरी सरफेस जो कि किसी भी शेप की हो सकती है, और उसके अंदर वो क्लोज सरफेस होगी और उसके अंदर चार्ज एक या एक से ज्यादा चार्जेस मौजूद होंगे. तो ये तो गॉसियन सरफेस की आप बस डेफिनेशन याद रखिएगा. अभी बाकी जब गॉसेस लॉ में जाएंगे तो हम मुख्तलिफ किस्म की गॉसियन सरफेसेस वहां पे स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स एट दैट सरफेस. आपकी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो कि एक सरफेस से नॉर्मली पास हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अभी वेक्टर फॉर्म में मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं. और एक सेकंड डेफिनेशन ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड द सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जो सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल कंपोनेंट है, उन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई कॉस थीटा. आप लोग की प्रीवियस स्टडी में आप लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. Consider a very small plane of surface area such that the field at all of this point is same. Then small flux is as following. हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई प्लेन ऑफ सरफेस एरिया है जिस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के ऊपर सेम है.
और हम कहते हैं कि वो सरफेस एरिया की बहुत ही कोई स्मॉल प्लेन है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहां से हमारे पास एक को डेफिनेशन निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस वेक्टर एरिया। और ये आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि यहां पे हम फ्लक्स के टॉपिक के अंदर एरिया को, सरफेस एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इनक्लोज चार्जेस। तो इस स्लाइड्स के अंदर मैंने ना कुछ आपको केसेस दिखाएं जिससे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, कि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना क्या होगी अगर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर चार्ज इनक्लोज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग। तो इस पार्ट के अंदर आप देखें कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड फ्लक्स। इसका जो भी फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा। आपने दूसरे केस के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए, अभी भी जो फ्लक्स है सरफेस से वो आउटवर्ड होगा। ये फ्लक्स दिखा रहे हैं आपको। लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है अपने कंटेनर या बॉक्स के अंदर, तो जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ट होगा। इसी तरह दो नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं तो तब भी इनवर्ट होगा, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमें अपने फ्लक्स का पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमेशा फ्लक्स सरफेस से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज की सूरत में हमेशा सरफेस के इनवर्ट फ्लक्स होगा। Three cases in which there is a zero net charge inside a box and no net electric flux through the surface of the box। तो ये तीन केसेस हैं। एक तो ये कि जब आपके पास जीरो नेट चार्ज हो और कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के ऊपर मौजूद ना हो। पहला केस है एन एम्प्टी बॉक्स विथ फील्ड इक्वल टू जीरो। एक एम्प्टी बॉक्स है, ऐसी बात है कोई चार्ज ही नहीं है, तो फील्ड जीरो है, तो नो चार्ज इनसाइड बॉक्स, जीरो फ्लक्स। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। सेकंड केस, जीरो नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स। जीरो नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स का मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक उसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो टोटल नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स हो गया जीरो। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा इनवर्ट। तो इस चार्ज की वजह से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो इस चार्ज की वजह से जो टोटल इनवर्ट फ्लक्स होगा, दोनों फ्लक्स एक दूसरे के बराबर होंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में भी कोई फ्लक्स
नहीं होगा। पार्ट सी में आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट रखी हुई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है। एक तो इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, और जो इनवर्ट फ्लक्स है और जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, तो इसके ऊपर भी नेट जो फ्लक्स होगा वो होगा जीरो। तो ये तीन स्पेशल केसेस याद रखने वाले हैं। तो अगर हम अपने पिछले टॉपिक को समराइज करें, तो यहां पे एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, ये हम देख चुके हैं। अगर जो अंदर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, उसको हम डबल कर देंगे तो फ्लक्स भी आपका डबल हो जाएगा, ये मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। इसी तरह अगर आप अपने बॉक्स का साइज बड़ा कर दें, डबल कर दें, यानी कि बॉक्स की डायमेंशन को डबल कर दें, तो इसकी वजह से आपके फ्लक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि डायमेंशन बढ़ाने से आपके फ्लक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन चार्ज बढ़ाने से आपकी फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर हम अपने पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलते हैं वो ये निकलते हैं: वेदर देयर इज अ नेट आउटवर्ड और इनवर्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द इनक्लोज चार्ज। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आउटपुट फ्लक्स, ये अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ट फ्लक्स। पहली चीज तो ये हमने मालूम कर ली। टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस डू नॉट गिव अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी कि अगर सरफेस से बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है वो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सही है, तो याद रखिए से हम इनक्लोज चार्ज में इंटरेस्टेड होंगे। जो हमारी कॉजन सरफेस या इनक्लोज सरफेस से जो बाहर होगी चार्ज, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द net amount of charge enclosed within the surface but is otherwise independent of the size of the closed surface। ये वाली बात की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो नेट चार्ज इनक्लोज है आपकी क्लोज सरफेस के अंदर, उसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑन द सेम टाइम वो आपकी क्लोज सरफेस की जो डायमेंशन या साइज से उससे इंडिपेंडेंट है। फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। A flat surface in a uniform electric field, हमने एक फ्लैट सरफेस कंसिडर की है जिसका एरिया है A
और हम कहते हैं फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है और वो है E. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E थ्रू द सरफेस equal to the scalar product of the electric field E and the area vector A. तो हम कहते हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर प्रोडक्ट होगा E और वेक्टर A के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के. तो जो हमारा केस A है उसके अंदर ये प्लेन को हमने इस तरह प्लेस किया है. ये आपके E है, इंटेंसिटी या फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस होगी. ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस. तो इस केस में हमारे पास जो E और A है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल हो गए तो उनके दरमियान एंगल हो गया 0. तो इस केस में आपके पास जो फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट A और cos 0 आएगा, तो cos 0 1 के बराबर होता है. तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया EA. इसका मतलब है अगर आपके पास जो सरफेस है वो उसका जो फेस है, फेस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं E और A, उस सूरत में जो आपका फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा. B केस में सरफेस इज टिल्टेड फ्रॉम अ फेस ऑन ओरिएंटेशन बाय एंगल phi. अब आपका जो सरफेस था, फेस जो सरफेस की, उसको आपने टिल्ट किया और इस तरह टिल्ट किया कि उसका फील्ड के साथ एंगल बन गया है phi. तो इस केस के अंदर phi इज इक्वल टू E डॉट A और डॉट हटेगा तो E A cos phi. अब ये जो भी ये phi की वैल्यू की आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर को निकाल सकते हैं. थर्ड केस है सरफेस इज एज ऑन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपने सरफेस को इस तरह फील्ड के साथ रख दिया कि उसका एंगल फील्ड के साथ बन गया 90 डिग्री. इसका मतलब है कि E और A एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और अब phi की जगह एंगल आ गया 90, cos 90 0. तो इस केस के अंदर जहां पे आपका फील्ड और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उस केस में फ्लक्स आपका मिनिमम या 0 होगा. तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा था फ्लक्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन अब एक हमारे पास एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है और हम कहते हैं कि इसकी जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है. अब इसको किस तरह सॉल्व करें? सो let us divide the surface into small squares of area delta A. हमने क्या किया, हमने इस सरफेस को, हाइपोथेटिकल सरफेस को छोटे छोटे एरिया के स्क्वायर में ब्रेक कर लिया. सरफेस को पूरी स्मॉल स्क्वायर जिनका एरिया हर किसी का डेल्टा ए, उसमें ब्रेक कर लिया.
each square being small enough to permit us to neglect any curvature and to consider the individual square to be flat। और हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि ये जो हर स्क्वायर है ये इतना छोटा है कि इस पे आप जो कर्वेचर आ रहा है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं और हर स्क्वायर को आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो फ्लैट है। With we represent each such element of area with an area vector delta A, magnitude is the area delta A। और हम अपने हर एलिमेंट को, जो स्क्वायर एलिमेंट है, ये हमने छोटे छोटे एलिमेंट स्क्वायर निकाल लिए, सही है। हमने कह दिया कि हर जो स्क्वायर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डेल्टा ए से, जिसका मैग्नीट्यूड है डेल्टा ए। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी गॉसियन सरफेस, और इसकी जो डायरेक्शन है मैंने पिछले टॉपिक में भी अभी आपको बताया से पिछली प्रीवियस स्लाइड में, इज परपेंडिकुलर टू दी गॉसियन सरफेस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सरफेस। हमेशा जो फेस होगा उससे आउटवर्ड नॉर्मल। The Prussian definition of the flux of the electric field for a Gaussian surface is equal to phi is equal to summation E dot delta A। ये एक रफ एस्टिमेशन या प्रोविजन डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गॉसियन सरफेस के ऊपर, जो आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर पढ़ी होगी। लेकिन हमें अपनी गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज फाउंड बाय अलाउइंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर शो इन द फिगर, जो हमने प्रीवियस फिगर देखी, टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। हम उसको मजीद छोटे से छोटा कंसिडर करेंगे और इतना छोटा करेंगे कि वो अपनी डिफरेंशियल लिमिट डी ए पे पहुंच जाए, मतलब बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम उसको लेके चलेंगे। तो उस केस में आपका जो ये डेल्टा है ये डी से रिप्लेस हो जाएगा और ये जो समेशन है ये इंटीग्रल से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस की। यहां जो कि इंटीग्रल के साथ ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसको जस्ट ये इसलिए कि आपको ये रिमाइंड रहे कि ये क्लोज सरफेस के लिए, जस्ट बाकी कोई जैसे आप अपने इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के रूल यूज करते हैं वही सब वही इंप्लीमेंटेड होंगे। तो इसको ये रिमाइंड करने का मतलब होता है कि क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन है। तो ये आपके पास एक सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। हमने कंसिडर कर लिया ये गॉसियन सरफेस है, सही है, और इस पे हर पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो ई है। तो आप इस फिगर को देख के कोई गैस कर सकता हो कि इस पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। न्यूमेरिकली हम सॉल्व करेंगे इसको भी, लेकिन जो प्रीवियस अभी पिछली स्लाइडों में हमने पढ़ा तो आपके दिमाग में क्लिक क्या हुआ कि इसके ऊपर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस गॉसियन सरफेस की।
उम्मीद है मुझे कोई सही गैस आप लोगों ने किया होगा। चलें अब इसको मजीद मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये फिगर है हमारे पास, एक सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो r है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो E है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस फ्लक्स कि व्हाट इज द फ्लक्स फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो क्या होगा। तो हमने वही स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी में इसको ब्रेक कर लिया। और हमने इसको डिवाइड किया अपने सिलेंडर को 3 पार्ट्स के अंदर। एक ये वाला, इसको हम कह रहे हैं लेफ्ट सिलेंडर कैप ए। दूसरी सिलेंडर की सरफेस है जिसको हमने कह दिया बी। और थर्ड इसका राइट कैप है जिसको हमने कह दिया सी। तो हमें इन सब पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ई डॉट डेल्टा है क्लोज इंटीग्रल। अब ये क्लोज इंटीग्रल एक हमने इसको एक्सपेंड किया, एक इंटीग्रल लगेगा सरफेस ए पे, एक इंटीग्रल लगेगा सरफेस बी पे और एक इंटीग्रल लगेगा सरफेस सी पे। अब इनको हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ए है कैप का, जो लेफ्ट कैप है हमारा सिलेंडर का, तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड, ई की डायरेक्शन ये जा रही। तो यहीं से पता चल गया कि ई और डी ए एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी कि इनके दरमियान एंगल बन चुका है 180 डिग्री का। तो इसके ऊपर आप जितने भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया लेंगे वो सब ई के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होंगे। तो ये पार्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने अलग कर लिया। अब ई और ए के दरमियान, डी ए के दरमियान एंगल बन रहा है 180 डिग्री और cos 180 होता है -1। ई की वैल्यू, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है आपको कहा गया है, तो ई की वैल्यू सेम रहेगी पूरे कैप के ऊपर। तो ई तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया और नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया। तो इंटीग्रल बचा डी ए का, और तमाम स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए को जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास इस पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा जिसको मैंने कह दिया ए। और ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि ये सिलेंडर है, जो इसका एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस का गिवन है आर, तो ये ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर के। सिमिलरली फॉर द राइट कैप सी पे आ जाए। डीए की डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस, ई की डायरेक्शन ये रही, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दोनों के दरमियान एंगल 0 है। इस केस के अंदर मैक्सिमम फ्लक्स आएगा आपके पास। तो यहां पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोबारा इसको इंटीग्रेट किया तो ये ए के बराबर हो गया, ये भी पाई आर स्क्वायर के बराबर है एरिया। अब फाइनली आ जाए सरफेस के ऊपर।
सरफेस का कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें, हमने ये वाला कर लिया। ई की डायरेक्शन ये है, सरफेस का अपर पार्ट है, डायरेक्शन होगी एरिया की आउटवर्ड, नॉर्मल टू दी सरफेस, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो ये तो पूरी प्रोडक्ट हो गई 0। तो जो हमारे पास आंसर्स आए वो आए -EA प्लस ये आपके पास 0 और ये प्लस EA, तो -EA प्लस 0 प्लस EA, आंसर आ गया 0। तो ये जो इतना न्यूमेरिकल करके हमने प्रूफ किया, तो हमें ये पिछली फिगर के अंदर ही पता चल गया था कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, बिकॉज देयर आर नो चार्जेस विद इन द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, और ये केस हमने पढ़ा था कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर नहीं होगा तो जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि E की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, जितनी अमाउंट में वो लेफ्ट से एंटर हो रही है उतनी अमाउंट में राइट से वो इमर्ज हो रही है। तो इस सूरत में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास 0 होता है। ये तीनों स्पेशल केसेस मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए थे, इसलिए मैंने सिर्फ ये डायग्राम बना के प्रीवियस स्लाइड में आपसे कहा था कि गैस करें इसमें फ्लक्स क्या होगा। तो होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।